क्लास नंबर 10 जिसका नाम है चैप्टर का नाम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड और ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। और आज की इस क्लास में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है आपका फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ, ब्रिटिश राज का एंड हुआ, तो उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा फॉरेन ट्रेड की पोजीशन क्या थी। और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जब इंडिपेंडेंस के बाद जब फॉरेन ट्रेड शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ, ब्रिटिशर चले गए, उसके बाद जब धीरे धीरे हमने फॉरेन ट्रेड करना शुरू किया तो फॉरेन ट्रेड में क्या क्या कंपोजिशन बनी, मतलब फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस आए। तो इंडिपेंडेंस के बाद के फॉरेन ट्रेड में चेंजेस और इंडिपेंडेंस के टाइम पर फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी, तो ये दो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड से। इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? व्हेन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। इसका मतलब जब हम अलग अलग कंट्री से, अपने नेशन से दूसरे नेशन के साथ जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। एक इंटरनेशनल ट्रेड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक कंट्री के ऊपर। अगर मान लीजिए अगर हम डोमेस्टिकली ट्रेड कर रहे हैं और अगर हम अपने ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाते हैं, तो डोमेस्टिकली ट्रेड करने के मुकाबले इंटरनेशनल ट्रेड करने से हमारी कंट्री को उसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहला है प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जो इसको हम मेज़र कर सकते हैं, किस तरीके से। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि इट इज़ अ वेरी गुड वे फॉर ऑल पीपल कैन बाय प्रोडक्ट्स दैट दे नीड टू यूज़ इन डेली लाइफ, कि हर इंसान को जो डेली लाइफ की चीज़ें चाहिए होती हैं वो आसानी से उसको मिल जाती है इंटरनेशनल ट्रेड करने से। क्योंकि हर डोमेस्टिक जो कंट्री होती है, जो डोमेस्टिकली बिजनेस करती है, उसे वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे इम्पोर्ट कर रही होती हैं। एंड आल्सो दे कैन कंसिडर टू चूज़ प्रोडक्ट्स दैट हैव गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। और कई बार जो कस्टमर होता है वो ये चाहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिले और लो प्राइस में मिले इन द मार्केट, सच इज़ क्लॉथिंग, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक। कई बार क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है और उनका जो प्राइस होता है वो डोमेस्टिकली इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले, प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत ही कम होता है और क्वालिटी अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। इट इज़ ईजी फॉर पीपल हु वांट्स टू बाय सम प्रोडक्ट दैट मेक्स इन मॉडर्न कंट्रीज़ विदाउट ट्रैवल और फ्लाइट। अगर मान लीजिए कि जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, अगर इंडिया के अलावा जो और मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो आपको वहाँ ट्रैवल करके वो चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होती। वो चीज़ आपको इंटरनेशनल ट्रेड से वो आपको अपनी कंट्री में अवेलेबल हो जाती है, बिकॉज देर आर मैनी टॉप ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट द मार्केट इन देयर कंट्रीज़। तो उससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड से वो ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो आप खरीदना चाहते हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और जिससे आप अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स लेके। और जिन प्रोडक्ट्स को आप लेना चाहते हैं, जिन जिन टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में आपको आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है होता है वो आपका प्रमोट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। उसके बाद इंजन ऑफ ग्रोथ। किसी भी कंट्री के ग्रोथ को और मजबूत करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसकी कंट्री की ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमिकली ग्रोथ देने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड भी उतना ही कंट्रीब्यूशन निभाता है जितना डोमेस्टिक ट्रेड निभाता है। अगर किसी कंट्री में डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड मिल जाता है तो इंटरनेशनल ट्रेड एक ग्रोथ के इंजन की तरह काम करता है। जिस तरीके से गाड़ी चलती है, ठीक है, अगर गाड़ी को इंजन खींच देगा तो समझ लीजिए कंट्री में क्या होगा, सब चीज़ें फ़्लो में आना शुरू हो जाएंगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है कि जिन चीज़ों की हमारे पास कमी है वो इंटरनेशनल ट्रेड से पूरी हो जाती हैं, और हमारे पास जो चीज़ें एक्सपोर्ट करने की होती हैं वो हम एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। एक्सलेट पेस ऑफ ग्रोथ। जो हमारी कंट्री में ग्रोथ होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड्स करने से क्या होता है, उसको एक पेस मिल जाता है, गति मिल जाती है। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कंट्री में क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि दूसरी कंट्री का जो करेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमारी कंट्री को मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज को अर्निंग करने का हमें इंटरनेशनल ट्रेड से मौका मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। हर कंट्री अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है रिसोर्सेज के मामले में, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जिस कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती हैं, या जो जिनकी वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर रॉ मटेरियल की वजह से, तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि इससे फैसिलिटेट हो जाता है कि हम उन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कंट्री में हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं।
अब जैसे कि ऑयल के मामले में हमारे कंट्री में ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, तो हमें ऑयल क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी है, हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं है जितने दूसरे नेशंस में है, तो हमें टेक्नोलॉजी को हायर करना होता है। तो इन जो चीज़ें हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करके इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हम उन्हें क्या कर लेते हैं, अवेलेबल कर लेते हैं अपनी कंट्री में। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने का एक कंट्री के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है लोगों की, कंट्री को एक इंजन की तरह ग्रोथ, एक इंजन का रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो ग्रोथ देता है कंट्री को, और प्लस कंट्री को की जो ग्रोथ चल रही होती है, जो स्पीड चल रही होती है उसको पेस मिल जाता है, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हो जाती है, और प्लस कंट्री में जो चीज़ अनअवेलेबल हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमें अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। इंडिपेंडेंस से पहले जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता था उसकी जो डायरेक्शन थी वो सिर्फ ब्रिटेन तक थी। मतलब हमारा ऑलमोस्ट जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता था सामान वो सिर्फ ब्रिटेन को किया जाता था, और वो भी रॉ मटेरियल किया जाता था, और वहाँ से जो फिनिश गुड्स बन के आती थी उन्हें हमारे इंडियन मार्केट में सेल किया जाता था, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से बनी हुई चीज़ों को। तो उससे क्या होता था, हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल का यूज़ किया जा रहा था, और यहाँ चीज़ें ना बनाकर वो चीज़ें रॉ मटेरियल को यूज़ करके ब्रिटेन में बनती थी। दूसरा, एक्सपोर्ट्स इंक्लूड लार्जली ऑफ रॉ मटेरियल वाइल इंपोर्ट इंक्लूड लार्जली ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए वही पॉइंट आ गया कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल का किया जाता था, और वहाँ से वही रॉ मटेरियल यूज़ करके ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी इंडस्ट्री में उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसे हमारी इंडियन मार्केट में सेल करते थे। तो उससे क्या हो रहा था कि हमारी कंट्री जो थी वो एक बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी में चली जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो उसका प्रोडक्शन होता नहीं था, यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, जिससे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल गिर रहा था, लोगों के पास इनकम के सोर्स नहीं थे, तो जिससे देश में क्या हो रहा था, गरीबी बढ़ती जा रही थी, और बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो बैकवर्डनेस में आ गए थे, जहाँ पर कुछ भी काम करने के लोगों के पास कुछ भी नहीं होता था। और दूसरा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल। इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या हुआ था कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़कर जा रहे थे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स था वो फिनिश गुड्स का धीरे धीरे होना शुरू हो गया था, और रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया था, जिससे क्या हुआ था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया था और इंपोर्ट कम हो गया था, और वैल्यूज़ हमें एक्सपोर्ट की ज़्यादा मिल रही थी और इंपोर्ट्स की वैल्यू हमें कम पे करनी पड़ रही थी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि हमें कितना बाहर वालों से पैसा लेना है एक्सपोर्ट के ज़रिए, और इंपोर्ट के ज़रिए कितना हमने पैसा देना है। तो जब हमने पैसा इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से लेना होता है और इंपोर्ट के ज़रिए देना होता है, तो एक्सपोर्ट व्हेन ग्रेटर देन इंपोर्ट, देन बैलेंस ऑफ ट्रेड नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है, बिसाइड्स द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल द इंडियन इकोनॉमी वाज आल्सो एक्सप्लॉइटेड एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल गुड्स। इसके अलावा जो हमारे कंट्री से जो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स के कंट्री में जा रहा था, ब्रिटेन में जा रहा था, उसके अलावा हमारी इकोनॉमी एक चीज़ और से भी एक्सप्लॉइटेड हो रही थी, वो थी ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स। पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स कौन कौन से थे जिनकी वजह से हमारी कंट्री में एक्सप्लॉइटेशन रॉ मटेरियल के अलावा भी हो रहा था, जो रॉ मटेरियल का यूज़ ब्रिटिशर्स कर रहे थे। देखिए ये है आपका कोल का प्रोडक्शन जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ठीक है। ये प्रोडक्शन हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर ने अपने हाथों में इसका प्रोडक्शन ले लिया था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। टेक्सटाइल का बिज़नेस था वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में कर लिया था, जो पहले हमारे इंडिया के लोगों के हाथों में था। उसके बाद जो स्टील का बिज़नेस था वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया था, और जो रेल के इंजन बनाने का काम था वो भी ब्रिटिशर्स ने लिया था। जबकि ये चीज़ें हम अपने इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो रेल के लिए इंजन हो गए, या स्टील की ज़रूरत पड़ती थी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, या कपड़े की ज़रूरत पड़ती, जो टेक्सटाइल का काम था, या जो कोल की जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, ये हमारे कंट्री में होने के बावजूद भी हमें इनको ब्रिटिशर से इनको ख़रीदना पड़ रहा था। तो जो ये इंडस्ट्रियल गुड्स थे, कोल हो गया और आपका टेक्सटाइल हो गया, स्टील हो गया, या इंजन हो गया, रेलवे के जो इंजन होते थे, इन सब की परचेजिंग हमें ब्रिटेन से करनी पड़ रही थी, जबकि ये हमारे इंडिया में इन चीज़ों को अवेलेबल करा सकते थे। हम इनकी इंडस्ट्री बना के यहाँ प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ इनकी इंडस्ट्री शुरू नहीं करने दी गई, और इनका प्रोडक्शन जो था वो ब्रिटेन में होता था, और वहाँ से इनको इम्पोर्ट किया जाता था। तो अगला पॉइंट है 1946-47 के आसपास के दौरान एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट वाज 31 करोड़, बट इन 1947-8 बैलेंस ऑफ ट्रेड श्रंक टू द 14 करोड़ रुपीज़। अगर 1946 और 47 की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले एक्सेस था वो 31 करोड़ रुपीज़ के ऊपर था,
बट इन 1947-48 बैलेंस ऑफ ट्रेड श्रंक टू रुपीज़ 14 करोड़ रुपीज़। तो ये आपका 14 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया था श्रंक करके। मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था इंडिपेंडेंस के टाइम तक। पहले हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होता था, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के आने के टाइम तक एक्सपोर्ट होना बिल्कुल बंद हो गया था और इंपोर्ट होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो पोजीशन थी वो डाउन होना शुरू हो गई थी। पहले हम फेवरेबल कंडीशन में चल रहे थे और उसके बाद हमारी कंडीशन धीरे धीरे बैलेंस ऑफ ट्रेड की श्रंक होनी शुरू हो गई थी। मतलब जो हमारा एक्सेस एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट होना धीरे धीरे बंद हो गया था। लेकिन कंडीशन हमारी फेवरेबल थी, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट का जो प्रमोशन था, जो एक्सपोर्ट हम करते थे उसका लेवल गिर गया था इंपोर्ट के मुकाबले। पहले ज़्यादा था एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट की पोजीशन धीरे धीरे गिर गई थी। तो जो हमारा ट्रेड था वो 31 करोड़ से आपका 14 करोड़ रुपीज़ तक रह गया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अभी फ़िलहाल हमने क्या पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसकी क्या पोजीशन थी फॉरेन ट्रेड की। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो इंडिपेंडेंस के बाद जब फॉरेन ट्रेड हमारा दोबारा से शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, तो उसकी क्या पोजीशन थी। पहला, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ शेयर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जितना भी फार्म प्रोडक्ट्स थे, जो फार्म प्रोडक्ट्स थे, रॉ मटेरियल, जो फार्म प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल यूज़ होते थे जिन थे वो पहले एक्सपोर्ट किए जाते थे। लेकिन अब क्या होने लगा था कि जो हमारे रॉ मटेरियल थे फार्म प्रोडक्ट्स में यूज़ होने वाले, अब उनको क्या था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ उनको यूज़ करती थी हमारे कंट्री की। पहले हमारे यहाँ के जो रॉ मटेरियल होते थे फार्म प्रोडक्ट्स वाले, फार्म प्रोडक्ट्स जो होते थे रॉ मटेरियल, उनको पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनका रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटेन में। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वही रॉ मटेरियल हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होने लगे, जिनको हम बोलते थे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आज के समय में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को, जिन्हें हम आज के समय में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। पहले यही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो थी वो ब्रिटेन में थी, क्योंकि यहाँ के रॉ मटेरियल को हमारे यहाँ की इंडस्ट्री यूज़ ही नहीं करती थी, ब्रिटिशर ले जाते थे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। जैसे हमारे यहाँ के फ्रूट से जो बेवरेजेस थे, हमारे यहाँ के फ्रूट्स लिए जाया जाता था, वहाँ से बेवरेजेस तैयार होकर आते थे, जूस वगैरह तैयार होकर आते थे। अब हमारे यहाँ पर फ्रूट्स का इस्तेमाल होकर जूस बनाने लगे यहाँ पे। जो बेवरेजेस होते हैं, ठीक है, जो आपके रियल फ्रूट जूस वगैरह होते हैं वो बनाने लगी इंडस्ट्रीज़। और फिर आपके लेदर प्रोडक्ट्स, पहले लेदर का जो रॉ मटेरियल होता था वो ब्रिटिशर ले जाते थे, अब यहाँ हमारे यहाँ पर लेदर प्रोडक्ट्स बनाने लगे। वुड प्रोडक्ट्स, लकड़ियों से जो हमारे यहाँ पर जो काम किया जाता था, लकड़ियों से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, वुडन प्रोडक्ट्स जो होते थे वो अब हमारे इंडिया में बनने लगे। रबड़ प्रोडक्ट्स जो थे वो भी हमारे इंडिया में बनने लगे अब, क्योंकि पहले रबड़ का जो लिक्विड होता था, जो रबड़ मटेरियल रॉ मटेरियल होता था वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे, लेकिन अब उनकी इंडस्ट्री जो थी वो हमारे इंडिया में बनने लगी रबड़ प्रोडक्ट्स। ये आपका एक लिक्विड है जो पेड़ों से निकाला जाता है, रबड़ लिक्विड, जिसको केमिकल में मिला के फिर हम रबड़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टोबैको का बिज़नेस हमारे इंडिया में अब दोबारा से शुरू होने लग गया, क्योंकि जो टोबैको का रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे, लेकिन अब वही टोबैको का जो फार्म प्रोडक्ट है, टोबैको जो ये आपका रॉ मटेरियल है फार्म प्रोडक्ट से निकाला जाता है, इसका जो इंडस्ट्रीज़ है अब हमारे इंडिया में इसकी इंडस्ट्री बननी शुरू हो गई। उसके बाद जो जितना भी लेदर से फुटवेयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे वो भी हमारे इंडिया में ही बनने शुरू हो गए। तो ये मैंने आपको कुछ फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल दिखाए जिनका इस्तेमाल पहले ब्रिटिशर्स करते थे। जैसे मैंने आपको फुटवेयर का एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने आपको लेदर प्रोडक्ट्स का एग्ज़ाम्पल दिया, रबर्स का एग्ज़ाम्पल दिया, टेक्सटाइल का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया। तो जितने भी ये फार्म प्रोडक्ट्स थे, जो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर से निकाले जाते थे, इन सब के जो प्रोडक्ट्स थे, टोबैको हो गया, तो इन सब के प्रोडक्ट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने ब्रिटेन में ले जाते थे, वहाँ इनका प्रोडक्शन करते थे। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री थी, अब फुटवेयर का काम, लेदर प्रोडक्ट्स का काम, आपका टोबैको का काम हो गया, ठीक है, और आपके जो लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, इनका काम हो गया। तो ये सारे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जब हमारे इंडिया में बनने लगी, ये सारी इंडस्ट्री हमारे इंडिया में लगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स था वो हमारा धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, और वही जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था अब वो उसकी वजह से हमारे कंट्री में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनने लगी। अगला है राइज इन पॉपुलेशन हैज़ रेज द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट। हमारे जो फार्म प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक है, पॉपुलेशन के बढ़ने से इन फार्म प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल
हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन में किया जाने लगा। जैसे आपके बेवरेजेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गई, तो जितने भी फार्म प्रोडक्ट्स थे इनका इस्तेमाल अब हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन क्या करने लगी, अपनी ही कंट्री में करने लगी। तो जितने भी अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो पहले उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। लेकिन अब वही फार्म प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल है वो हमारे इंडिया में ही उसका यूज़ होने लगा, रबड़ का, लेदर का और टोबैको का, टेक्सटाइल का, ठीक है, आपका वेजिटेबल्स का या ग्रेन्स का, वो सारा हमारा खुद की कंट्री में यूज़ होने लगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी और इंडस्ट्री में भी। उसके बाद है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं जो हमारे इंडिया में जो शुरू से जिनकी खेती करते आ रहे होते हैं हम, जैसे जूट का मतलब होता है ये एक तरह का धागा होता है, रेशा होता है जिससे हमारे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको जूट का एक एग्जांपल देता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए ये है जूट का एग्जांपल जिससे हमारे बहुत सारे जैसे चटाई हो गई या फिर हमारे बैठने की सीट्स वगैरह हो गई है, जैसे हमारे जो जूट के लिफाफे होते हैं, जो हम कैरी बैग्स वगैरह होते हैं जिनसे बनाए जाते हैं, ये वो हैं जिनसे हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो हमारा जूट का काम हो गया, टी का काम हो गया, या फूड ग्रेन्स जो हमारे वीट, राइस या फिर हमारे कॉर्न्स का काम हो गया, जो हमारे जो गेहूँ हो गया, चावल हो गए या कॉर्न्स हो गया, मेज़ हो गई। मिनरल्स में हमारे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, जिप्सम हो गया, जो हमारे ये मिनरल्स होते थे। तो ये जितने भी हमारे ये जूट, टी, फूड ग्रेन्स में वीट, राइस और मिनरल्स में गोल्ड, सिल्वर, जो मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है। तो ये जितने भी हमारे आइटम थे, कन्वेंशनल आइटम, इनकी जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और जिससे क्या हुआ कि इनका जो एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कम होने लग गया। तो जितने भी हमारे कन्वेंशनल आइटम हो गए, हमारे रॉ मटेरियल फार्म प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी परसेंटेज धीरे धीरे गिरने लगी, और ये हमारी कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में और हमारे खुद के पर्सनल कंजम्पशन में यूज़ होने लगी। उसके बाद है इंक्रीज़ इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब होना क्या लगा कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्ट्स होते थे, रॉ मटेरियल, अब उनका जो इस्तेमाल होता था वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री करने लगी। तो जो चीज़ें बाहर की कंट्री से, ब्रिटेन से पहले मैन्युफैक्चर्ड होकर आती थी, अब वो हमारी कंट्री में बनने लगी। तो उससे हुआ क्या कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट टेंडेड टू राइज। अब हमारा जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होने की बजाय हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का बिज़नेस ज़्यादा होने लगा। हमारे यहाँ की जो जेम्स, ज्वेलरी वगैरह थी, जो कीमती गहने हो गए या फिर जेम्स हो गए, स्टोन्स वगैरह हो गए, ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, जो आपका जिसको हम बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे गुड्स हो गए, जो हमारे हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी, अब वो हमारे इंडिया में वो चीज़ें बनने लगी। हैंडीक्राफ्ट्स भी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से जो चीज़ें थी वो हमारे इंडिया में ही रॉ मटेरियल यूज़ करके बनने लगी, और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो काम था वो हमारे इंडिया में होने लगा। और अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ट्रेड ज़्यादा हो गया इंटरनेशनल लेवल पर रॉ मटेरियल की बजाय। और ड्यू टू दिस फैक्ट प्लांट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड यील्डिंग रिजल्ट। जो हमारे कंट्री ने क्या किया था, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्लांट डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट किया था, और उन्होंने ये तय किया था कि हम एक ऐसी प्लानिंग करेंगे, आगे चल के हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्लानिंग करेंगे जिसकी वजह से आगे हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो, हमारे इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हो, हमारे सर्विस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो, जिससे आगे चल के हमारी कंट्री ग्रोथ करे। तो इसके लिए जो प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बनाया गया था उसमें उन्होंने जो सोचा था वो रिज़ल्ट देने लगा था, क्योंकि अब हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई थी, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से सर्विस इंडस्ट्री बढ़ गई थी, तो एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। तो अल्टीमेटली अगर हम इसका कंक्लूज़न देखना चाहें तो कंक्लूज़न क्या निकल के आएगा कि अबव कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो चेंजेस आए थे फॉरेन ट्रेड में इंडिपेंडेंस के बाद, तो अबव कंपोजिशन शोइंग सिग्निफिकेंट साइन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब देश में किसी एक एरिया में वर्कआउट ज़्यादा किया जाता है तो उसको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलते। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे तो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट था। हमारे ना तो यहाँ इंडस्ट्रीज़ थी ज़्यादा थी, तो वो ब्रिटिशर्स चलाते थे। हमारे खुद के जो इंडस्ट्री शुरू करना चाहते थे लोग, वो चला नहीं पाते थे। बेसिकली रॉ मटेरियल ही सारा का सारा ब्रिटेन चला जाता था, और सर्विस, जिसकी वजह से सर्विस इंडस्ट्री भी हमारे इंडिया में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर्स का रॉ मटेरियल हमारे इंडिया में ही यूज़ होने लगा हमारी इंडस्ट्री के द्वारा, तो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज़ शुरू होने लगी, और साथ के साथ जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ थी जैसे टेलीकॉम की, बैंकिंग की, ये सेवाएँ भी बढ़ने लगी।
तो जो हमारे कंट्री में जो प्राइमरी सेक्टर का प्रीडोमिनेंस था, अब वो उसकी बजाय प्राइमरी सेक्टर की बजाय अब हमारी कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर भी आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी स्टार्ट होने लगी और साथ के साथ टर्चरी इंडस्ट्री भी स्टार्ट होने लगी। जैसे आप बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर। तो पहले हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा था। हमारे इंडिया में पहले क्या होता था, सिर्फ रॉ मटेरियल पे प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को जनरेट करने पे फोकस किया जाता था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारा फ़ॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के बाद बढ़ा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, तो हमारे इंडिया में सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी आने लगी। हमारे खुद की इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री भी और बाहर से भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में आने लगी। तो इससे क्या हुआ कि फ़ॉरेन ट्रेड का इंडिपेंडेंस के बाद नया रूप आने से हमारे कंट्री को एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मिला। हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर भी एग्जिस्टेंस में आने शुरू हो गए। तो आज की इस क्लास नंबर 10 में हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पर उसकी क्या पोजीशन थी, और इंडिपेंडेंस के बाद जब फॉरेन ट्रेड में बदलाव आया तो किस तरीके से क्या बदलाव आया, वो हमने इस क्लास नंबर 10 में पढ़ा। थैंक यू।